अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किया एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में उसको हम किस रूट से देंगे। आई सपोज वी विल गिव इट बाय माउथ, बाय आईवी, बाय आईएम, एनीथिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं। जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्रोप्रिएटेड फॉर माइल्ड इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रीटेड ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। जो हमारा ओरल रूट है ये बेसिकली माइल्ड इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्रल मीन्स आई आईएम जो हम बाय वेन्स देते हैं। ये यूज्ड फॉर ड्रग्स दैट आर पुअरली अब्सॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एंड आर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद सीरियस इन्फेक्शन जो रिक्वायर मेंटेनेंस हाई सीएम कंसंट्रेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। जो पेरेंटल रूट है जो हम बाय आईवी या आईएम इस तरह देते हैं। तो जो अगर जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा सीरियस है और हमें सीरम में ब्लड में जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए हो तो हम ये पेरेंटल रूट यूज़ करेंगे। इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट रिक्वायरिंग इंट्रावेनस आईवी थेरेपी द स्विच टू ओरल एजेंट शुड अकर एज सून एज पॉसिबल। Switching patient from IV to oral therapy when clinically stable has been shown to decrease healthcare costs, shorten length of stay, एंड डिक्रीजेस कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम आईवी कैथेटर्स। अगर एक पेशेंट है जो आईवी ले रहा है और हम उसे अगर वो ट्रीट होना स्टार्ट कर गया है तो हम उसे आईवी से ओरली उसको एंटीबायोटिक देना स्टार्ट करेंगे सो दैट जो उसकी हेल्थ कॉस्ट है, क्योंकि आईवी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और जो ओरली जो मेडिसिन होती हैं वो ज़रा चीप होती हैं, तो हम उसको एक तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम करेंगे और पेशेंट के लिए भी कंप्लाइंस होगा, क्योंकि अगर हम आईवी देंगे उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, जो कैथेटर्स लगाने पड़ेंगे, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। However, some antibiotics such as vancomycin and aminoglycoside are poorly absorbed from the GIT tract and do not achieve acquired serum level via oral administration. इसमें है कि सम एंटीबायोटिक जिनको हम अगर हम ओरली दें भी तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो जीआईटी में क्योंकि वो सही से अब्जॉर्ब नहीं होती तो वो कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए होती है सीरम में ब्लड में वो नहीं अचीव हो सकती, तो हमारी ये मजबूरी है कि हम उन्हें आईवी देते हैं। अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रैशनल डोजिंग। रैशनल डोजिंग के डिटर्मिनेंट्स। रैशनल डोजिंग ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है वो दो चीज़ों पे बेस करती है। फर्स्ट वन इज फार्माकोडायनेमिक एंड अदर इज फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोडायनेमिक, व्हाट ड्रग डू विद द बॉडीज, इट इज एन रिलेशनशिप ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन टू एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट body do with the drug, for example absorption, distribution, metabolism and elimination. These are all pharmacokinetic properties. Three important properties that have a significant influence on the frequency of dosing are concentration dependent, killing time dependent, concentration independent, killing and post antibiotic effect. ये जो तीन अहम प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी रैशनल डोजिंग ड्रग्स पे इफेक्ट करती हैं। यूटिलाइजिंग दिस प्रॉपर्टी टू ऑप्टिमाइज एंटीबायोटिक डोजिंग रेगुलेशन कैन इंप्रूव क्लिनिकल आउटकम एंड पॉसिबली डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इनको मैनेज कर सकते हैं तो हम रेजिस्टेंस से भी बच सकते हैं। So first one is concentration dependent killing of certain जो antimicrobial agent हैं जिनमें aminoglycoside और daptomycin and other drug, अगर हम इनका जो concentration है increase कर दें तो वो bacterial killing भी increase हो जाती है but at a specific limit तक. So next is time dependent. Some antimicrobial agent, for example beta lactam glycopeptides, macrolides, clindamycin and linezolid, अगर इनकी concentration increase भी कर दें तो killing पे effect नहीं होता। तो इनकी एफिशिएंसी हम कैसे चेक करते हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज ऑफ टाइम दैट ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में अब द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जो एमआई से उससे ऊपर कितने टाइम तक ये ड्रग ये ब्लड स्ट्रीम में वहाँ पे रिमेन रहती है। नेक्स्ट है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज अ परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोब ग्रोथ। जो हमारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ जो सप्रेशन रहती है कि नहीं हो पाती, सप्रेस रहती है, दैट अकर्स आफ्टर लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक हैव फॉलन बिलो द एमआईसी। अगर हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से नीचे जो एंटीबायोटिक का फॉल होता है कंसंट्रेशन का, तो उसके बाद जो माइक्रोबल की ग्रोथ नहीं हो पाती तो वो हम पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट में हम उसको स्टडी करते हैं। For example, antimicrobial drugs exhibiting a long PAE, for example, aminoglycoside, fluoroquinolones, often requires only one dose per day, particularly against gram-negative bacteria. अब है कीमोथेराप्यूटिक स्पेक्ट्रा के। इसमें है क्या, ये जो बुक है लिप्पन कोड जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो बैक्टीरिया है उसे हम मेजरली 8 ग्रुप्स में हम डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू उनके ग्राम स्टेन से, मोर्फोलॉजी, बायोकेमिकल और अदर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। और इसके बाद फिर हमने 9th ग्रुप 9th सेक्शन हमने बनाया बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए, उसको हमने नाम दे दिया अदर। और वो अदर वो हैं जो फर्स्ट 8 में फिट नहीं आते तो उनको हम 9th में डाल देते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो स्पेक्ट्रा बनाए हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स।
जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी जो कीमोथेरेपी एजेंट्स एक्टिंग ओनली अ सिंगल और लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेड टू हैव नैरो स्पेक्ट्रम, जो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन्स या स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ग्रुप्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडिक्स इफेक्ट हों उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। उनमें एग्जांपल आती है आइसोनियाजिड जो एक्टिव टीबी क्लोरोसिस की जो माइकोबैक्टीरियम जो टीबी कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया के ओनली उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है, बाकियों के नहीं है। फिर extended spectrum antibodies. Extended spectrum is the term applied to antibody that are modified to be effective against gram positive and also significant number of gram negative bacteria जो positive negative दोनों के against है। For example ampicillin is an extended spectrum और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। अब आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स जैसे फ्लोरोक्विनोलोन और कार्बापिनिम्स। इनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्योंकि ये बहुत सी वाइड वैरायटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंटी माइक्रोब हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी को उसको भी इवन डिस्टर्ब कर सकती है और जो हमारे जर्म्स हैं जो इन्वेडर्स हैं उनको तो किल करेगी लेकिन हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा उनको भी ये में डिस्टर्ब करती है। अब है कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अगर हम नॉर्मली हम एक एंटीबायोटिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। हाउएवर इन सम सिचुएशंस कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर एडवाइज्ड। सो हम देखते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है कि अगर हम 2 और मोर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेते हैं तो उनका जो एक दूसरे पे साइनर्जेटिक इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी 2 ड्रग्स सपोज अमोक्सिसिलिन और क्लेवेलेंटिक एसिड हम लेते हैं और क्लोट्रोमक्साजोल लेते हैं तो ये जो एक दूसरे के इफेक्ट को सिनर्जाइज करेंगी, इन्हांस करेंगे और जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको किल करने में ज़्यादा हेल्पफुल है। दीज आर इफेक्ट्स पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। अब इसके डिसएडवांटेज देखें तो इसमें कहता है कि नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्ट ओनली व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीप्लाइंग। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहे तब भी मैनी ड्रग जो है वो वर्क करती हैं। दस को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एजेंट दैट काजेज बैक्टीरियोस्टैटिक प्लस अब a second agent that is bactericidal may result in the first drug interfering with the action of the second। अगर हम एक ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है जबकि जो दूसरी बैक्टीरियोसिडल है तो अगर हम दोनों को को एडमिनिस्टर करेंगे तो उनमें से एक जो ड्रग है दूसरी की उसकी जो परफॉर्मेंस उसको डिस्टर्ब करेगी। तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोस्टैटिक टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स में इंटरफेयर विद बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। दीज आर डिसएडवांटेज। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मोर देन 2 एंटीबायोटिक्स एट द सेम टाइम लेते हैं तो इसका ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। आप अननेसेसरी मेडिसिन दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स जिससे हमारी जो बॉडी वो इरिटेट भी हो सकती है। और यूज़ ऑफ इरेशनल फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स आर लेस एडवाइस evidence combination use are discouraged and many are available in market. So it is not advised to unnecessarily administer 2 or more antibiotics at the same time.